तो आइए हम लोग आज क्रैश कोर्स के केमिस्ट्री का जो ये पहले चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये जो अभिक्रियाएं हैं इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज कितना तारीख है बुआ? 25 तारीख 25/10 को ये वीडियो बन रहा है बुआ। आज 2024 है ना जी सर। आइए तो ये महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं में हम लोग पढ़ेंगे। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसका नाम एक और है संश्लेषण अभिक्रिया। कहने का मतलब प्यारे बच्चों यह है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलता है और मिलके एक नए यौगिक या नए अणु का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। माना कि कोई एक परमाणु है वो 20 से मिला और C एक नया पदार्थ बना दिया तो संयोजन कहलाएगी। लेकिन केमिस्ट्री में एग्जांपल आप कैसे देंगे कि सर जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो जब 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर नया यौगिक बनाता है तो इस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने का एक तरीका यह है कि मान लो कि 2 अलग अलग लड़के थे और दोनों की दोस्ती हो गई तो संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। आइए दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसमें होता है कि ऐसा समझो कि दोस्ती थी और किसी कारणवश दोस्ती क्या हो गई, टूट गई, अलग अलग भागों में बिखर गई। कैसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, लेकिन परिभाषा कैसे लिखेंगे कि सर जब कोई अणु या यौगिक किसी कारणवश 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में क्या हो जाए, टूट जाए या 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन। मान लो कि एक कोई आपका यौगिक था जो किसी कारणवश टूट के B और C भागों में बट गया। लेकिन एग्जांपल केमिस्ट्री में कैसे देंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है तो एक यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया, इसलिए यह कौन अभिक्रिया कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। तीसरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें भी होता है कि जब कोई यौगिक या अणु विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद वह 2 भागों में टूट जाए या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो वह वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर तो विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो सोडियम और क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाता है, टूट जाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया ये स्टार्ट मार्क है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। इसमें क्या होता है कि सर जब कोई अणु किसी एक परमाणु के द्वारा इसके उपस्थित किसी एक परमाणु को हटा देता है तो बना हुआ नया यौगिक एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी पहले से किसी यौगिक के भीतर जो परमाणु है वो दूसरे किसी परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है और विस्थापित होकर नए यौगिक का निर्माण करता है तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर फेरस जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया तो फेरस को साइड कर देता है और फेरस के जगह पे खुद कॉपर के जगह पे खुद फेरस चला जाता है। इस तरह से फेरस सल्फेट बन जाता है, कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें होता क्या है, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या अणु आपस में आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं तो उन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन और सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आपस में मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और यहाँ का सोडियम यहाँ का नाइट्रेट मिलकर सोडियम नाइट्रेट का क्या कहलाता है, निर्माण। तो यहाँ पर 2 गो अणु था या 2 गो यौगिक था, वो मिलकर 2 नए यौगिक का क्या किया, निर्माण। इसीलिए उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अभिक्रिया मतलब होता है कि जब 2 अणु या यौगिक आपस में अभिक्रिया करें, अभिक्रिया के बाद उत्पाद जो है वो आपके पेड़ी में बैठ जाए या बैठा हुआ मिले और अवक्षेप प्राप्त हो उसका, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया। जैसे सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में पेड़ी में बैठा मिलेगा, अतः यह एक अवक्षेपन अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है सर, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है
तो लौन और जल क्या क्या करता है? निर्माण। यहाँ देखिए अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हम बोले थे कि केमिस्ट्री में पहचानना है कि अम्ल कौन सा यौगिक है। जिसके अंदर हाइड्रोजन होगा वो अम्ल होगा और जिसके अंदर OH होगा वो भस्म होगा। अधिकांश केसों में यही होता है। बहुत चीजें हैं जहाँ पर अपवाद भी मिलता है, लेकिन आप वो अपवाद को भी छोड़िए। ध्यान यह रखना कि जहाँ H उपस्थित है वो अम्ल होगा और जहाँ पर OH उपस्थित है वो क्या होगा? भस्म। तो जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। तो यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कराएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिले और प्रकाश की उपस्थिति के वजह से एक नया यौगिक का एक नए अणु का निर्माण करता है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा प्रकाश के उपस्थिति में तो यह ग्लूकोज का निर्माण करेगा। इसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यह होता है कि जब कोई तत्व या यौगिक या अणु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, यानी ऑक्सीजन का मिलन हो और ये ऑक्सीजन का मिलन हो और हाइड्रोजन का जुदाई हो तो समझिए कि वो कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके मिल रहा है, यही कारण है कि अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया में होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ाव हो ऑक्सीजन का क्या हो? हाइड्रोजन का जुड़ाव हो ऑक्सीजन का जुदाई हो, तब इसे क्या बोलेंगे? अवकरण अभिक्रिया। इसमें भी वही होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिला तो हाइड्रोजन जाके मिल रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, अतः हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है। यही कारण है कि यह अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ हो, कहने का मतलब यह है कि जब वैसी अभिक्रिया हो जहाँ पे ऑक्सीजन का भी जुड़ाव हो और हाइड्रोजन का भी जुड़ाव हो, तो उस तरह की अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण दोनों अभिक्रिया कहेंगे। इस तरह की अभिक्रिया को एक नया नाम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मिल रहा है हाइड्रोजन के साथ और जल का निर्माण कर रहा है। तो अभिक्रिया कौन अभिक्रिया का एग्जांपल हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है एलपीजी गैस। एलपीजी गैस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी कितने गैसों का मिश्रण होता है? 3 गैसों का मिश्रण होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मुख्य रूप से कौन गैस होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है। इथेन का भी याद करेंगे C2H6 होता है और आपका प्रोपेन का C3H8 होता है। इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एलपीजी गैस होता है वो एलपीजी गैस किस कारण उसका रिसाव होने पर हमें पता चल जाता है, तो उस गैस के अंदर एक अलग से गैस डाला जाता है जिसका नाम है इथाइल मर्केप्टन या इथिल मर्केप्टन, जिसका अणुसूत्र होता है C2H5SH। यानी C2H5SH को मिला देने के वजह से वह जो आपका एलपीजी गैस है वो एक रंगहीन है, उसमें गंधहीन होता है, कोई उसका गंध कोई उसका रंग नहीं होता है। लेकिन उसमें अगर हम एलपीजी इथाइल मर्केप्टन मिला देते हैं तो उसमें गंध उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि थोड़ा सा रिसाव होता है तो हमें पता चल जाता है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि सर वैसी अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी दे, उत्पाद भी दे ऊष्मा भी दे, उत्पाद के साथ गर्मी भी दे, तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब वैसी अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ क्या दे? ठंडक दे, तो वैसी अभिक्रिया कौन अभिक्रिया कराएगी? ऊष्माक्षेपी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो पहले आइए समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, पहली बार 1786 में इसके बारे में एक रूस के वैज्ञानिक थे लोमोनोसोव ने इसके बारे में चर्चा किया था। बाद में लेवोजियर और उनके साथी ने इसको पुष्टि कर दिया। और यह क्या होता है, इन्होंने यह कहा था कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के
बराबर होता है। इसी को रासायनिक क्या कहते हैं, इसी को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जाना जाता है। जो कोई भी दुनिया का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा प्रतिफल का भी वही द्रव्यमान होगा। जैसे आप एग्जांपल में देखो, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इसमें देखेंगे वजन अभिकारक का कुल द्रव्यमान मिला के 44 AMU होगा और वही प्रतिफल का भी कुल द्रव्यमान कितना होगा, 44। यानी टोटल अभिकारक का भी द्रव्यमान और प्रतिफल के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। लेकिन वही अगर हम सेकेंड वाला इक्वेशन में यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल का निर्माण करता है, अगर इस अभिक्रिया को हम संतुलित नहीं किए हैं, कैसे संतुलित नहीं है सर, क्या कि हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 1 गो है, अतः यह संतुलित नहीं है। इसीलिए द्रव्यमान इधर 34 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा। इसी यही कारण है कि इसको जब संतुलित कर देंगे तो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अतः अब क्वेश्चन यह होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो जवाब होगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करने के लिए या द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भरपाई करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जो वैज्ञानिक ने कहा था उसको पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक लाइन में लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो कल और आज दोनों मिलकर यह हो गया चैप्टर इन। अगर एग्जाम 2025 में होता है, इससे क्वेश्चन आता है तो यहाँ से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आपको इसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। और अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे तो आप समझेंगे हमारी जो काम है वो हम कर दिए, अब आपका काम है पढ़ लेना और क्या कर लेना, याद कर लेना। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से अगर ज्ञान मिलता है तो इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने सहपाठी के पास, अपने 10th के बोर्ड के छात्रों के साथ शेयर कर देना है। और अच्छा लगेगा तो बताइएगा, लगातार वीडियो ऐसे ही हम लोग बनाते रहेंगे, और नहीं लगेगा तो हम लोग छोड़ देंगे, क्या जरूरत है बनाने। ठीक है।